में स्टेज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहे। राहुल ने कहा कि 370 को दोबारा बहाल कराने के लिए इंडिया इत्तेहाद पुरअज़्म है और मौजूदा सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो इक़्तिदार में आने के बाद कांग्रेस इसे दोबारा बहाल कर देगी। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है। हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। तो इस वक्त राहुल गांधी मीडिया से खिताब में पीएम मोदी पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। हालांकि इस तरह की तमाम तर कोशिशें तमाम तर सियासी पार्टियों की जानिब से जारी है और इस वक्त चूंकि चुनावी प्रचार का आज लास्ट दिन है सेकंड फेज के लिए, इसी वजह से सभी के सभी सियासी पार्टियां ताकत झोंकी हुई हैं। तो इस वक्त क्या कुछ चल रहा है सियासी सरजमीन पर वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अहमद अयाज साहब हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, उनसे बातचीत करेंगे। अहमद अयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे ज़्यादा जो मैं देख पा रहा हूं और वही चीज़ें मैं इसे शुरू करने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि पुंछ राजौरी का जो इलाका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोशिशें हो रही है सभी सियासी जमातों की जानिब से, और जितने धुरंधर हैं वो सब इसी इलाके का रुख करें। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? Can you repeat the question? मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से हमने देखा कि आज राहुल गांधी आए, उससे पहले अमित शाह को देखा हमने, उससे पहले भी दूसरे नेता यहां आते रहे। राजौरी पुंछ के इलाके में खास तौर पे बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही है इस तरह के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कि सभी के सभी जितने भी धुरंधर नेता हैं वो इन इलाकों का ज्यादा रुख कर रहे हैं? या ट्रू, जहां तक इसका ताल्लुक है बीजेपी का, उन्होंने जो स्टेटस जो दिया, जो पहाड़ में जो रहने वाले लोग उनके लिए कुछ स्टेटस दे दिया, तो उसकी वजह से उनको वहां अपना लग रहा है कि उनका एक वोट बैंक बन सकता है। थोड़ा सा उनका वैसे भी उनका ग्रिप है उस एरिया में, जम्मू के एरिया में, तो इसलिए बीजेपी का ज्यादा रहेगा वहां पे। तो जहां तक बाकी पार्टी का ताल्लुक है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या बाकी सब जो पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनका कांग्रेस का तो गठबंधन है ही, ट्रिपल अलायंस, लेकिन फिर भी बाकी का जो है उनका जो नॉर्मल जो उनका जो ट्रेडिशनल है वहां पे वही तो है। लेकिन बीजेपी का आपको लगेगा इस वक्त थोड़ा सा वहां कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, इस वजह से कि उन्होंने जो स्टेटस दिया है उसको चलते हुए उनको महसूस हो रहा है कि वहां हमारा पोटेंशियल है और वहां हम रागिब कर सकते हैं वोटर्स को। तो डेफिनेटली उसकी वजह से एक आपको दिखेगा, कुछ और जोश दिखेगा वहां इस वक्त आपको। और वैसे भी इस वक्त लोगों को एक तो यह है कि स्टेटस दिया है इसलिए पार्टियों की कंसंट्रेशन है, वैसे भी यहाँ एक माहौल बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, एक पार्टिसिपेटिव इलेक्शन का स्टैंड, जहां वोटर्स भी बहुत पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कैंडिडेट्स भी बहुत
सामने आ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सामने आ रहे हैं। एक तो हो गया जो जम्मू कश्मीर में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है या कांग्रेस बीजेपी, उसके अलावा भी और पॉलिटिकल पार्टीज आ रहे हैं, तो उसे लगेगा कि आपको एक कंसंट्रेशन सी हो रही है। तो अच्छी बात है, अगर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना एक वो कैंपेनिंग में ला रहे हैं, एक तेजी ला रहे हैं, तो अच्छा ही लग रहा है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो मुझे लगता है कि वही एक वजह है कि इस वक्त खासतौर बीजेपी का उस एरिया में ज्यादा कंसंट्रेशन है। बाकी पार्टीज का नॉर्मली होगा, लेकिन इस वक्त बीजेपी का ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है पहाड़ी एरियाज में, खासतौर उस चुनाव वैली के जहां आपने जिक्र की उस जी बिल्कुल, ये भी हम आपसे समझेंगे कि इससे पहले हमने देखा कि अलायंस की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा कोशिशें हो रही थी अलायंस की, और अलायंस काफ़ी मजबूत भी दिख रहा था। लेकिन बाद में कहीं न कहीं इल्ज़ामात के बीच में अलायंस कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि इस मरतबा अलायंस की जो चर्चाएं हैं उतनी ज़्यादा नहीं है अलायंस स्ट्रॉन्ग जितनी दिखा रही है, या बीजेपी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी दिखा रही है? सही बात है कि जहां तक ट्रिपल अलायंस तो अभी बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है। देखिए, कोई भी अलायंस जो है वो जिम्मेदारी के साथ हो, सीरियस हो और नेक नीति पर हो कि हाँ सचमुच हमने अलायंस को नीचे ग्राउंड तक, और ये भी देखना है कि वोट को ट्रांसफर हम करेंगे। लेकिन बुनियादी जो मेरा मानना है, ये उस नीयत से नहीं किया गया कि भाई हमारी अलायंस इसलिए है कि हम बहुत ज्यादा सीटों को हासिल करेंगे और बीजेपी को जो उनका मुश्तरका एजेंडा है बीजेपी को दूर रखने का है। मुझे नहीं लगता उसमें वो ज्यादा फैक्टर है। ज्यादा फैक्टर जो उसमें मुझे दिखा, एक वन साइडेड कोशिश रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह की, जब उनके खिलाफ एक स्पेकुलेशन लोगों ने करी या एक रूमर चली कि इन्होंने बीजेपी के साथ अंदर से एक्ट किया है, और उसी को चलते फारूक साहब को भी क्रिकेट स्कैम से छोड़ दिया गया है। तो अब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी सियासी जमात है और बड़े सियासी माहिर है, उन्होंने समझा कि अगर हमारे कोई अटैक लग गया तो हमारा सफाया भी हो सकता है कश्मीर में खास तौर। तो उन्होंने तुरंत कोशिश करी कि एक अलायंस हो, प्रिपोर अलायंस हो। इसलिए नहीं कि बीजेपी को दूर रखना या हमारी सीटें ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि सीटें तो उनको वही मिलने हैं जो अलायंस के बगैर भी वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने वो रूमर को डिस्पेल करने के लिए एक अलायंस करी कि भाई ताकि लोगों में ये जाए कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस के साथ है, न कि बीजेपी के साथ। तो उस लिहाज से उन्होंने पहल करी और एक अलायंस होगी, जो हकीकत भी है मेरे हिसाब से, और उसका इसका ठीक है। अगर इससे सीधे तौर पे देखेंगे तो क्या लगता है आपको कि अलायंस अपने बलबूते पे हुकूमत बना पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी की कोशिशें बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि जम्मू में बीजेपी का सीट्स निकालने का अच्छा खासा इम्कान है, और कश्मीर में भी अच्छा खासा इम्कान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और उसके अलावा दूसरे नंबर पर कांग्रेस जम्मू में सीटें लाने का इम्कान है, और शायद हो सकता है 2-3 सीटें वो कश्मीर से भी लाए। तो इस तरीके से अगर इंडिया ब्लॉक जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, तारेगामी साहब है और बाकी अगर मिल जाए तो वो बड़ी आसानी से गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो प्रेफर करेंगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में अभी चाबी होगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक के साथ अलायंस प्रेफर करेगा या वो बीजेपी के साथ प्रेफर करेगा। अब जो मेरा मानना है कि वो प्रेफर शायद बीजेपी के साथ करेंगे, इसलिए कि उनकी सिचुएशन ऐसी है, जैसे कि उनका जो मैनिफेस्टो है वो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, और उसको थोड़ा थ्रू करने के लिए अगर सारा नहीं तो जैसे 370 की बात बड़ी दूर की बात है, बाकी जो इश्यूज है उनको थ्रू करने के लिए उनको जब तक बीजेपी जो कि सेंट्रल इस वक्त हुकूमत है, जब तक उनका साथ नहीं होगा, उनके साथ टाइप नहीं होगा, तब तक कोई भी इशू वहां से थ्रू होना मुश्किल है। और दूसरा, उससे पहले जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडरशिप का ताल्लुक है, जिसमें फारूक साहब है, जिसमें उमर साहब है, वो अपने आप को सियासत में पहले कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करें। कंफर्टेबल इन द सेंस वो ऐसे लोग नहीं कि जो सड़क पर आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या कल को अगर उनको जेल जाना पड़ा जैसे केजरीवाल को किया, ऐसे वो प्रेफर नहीं करेंगे। ना वो उस तरीके के लोग हैं, लीडर्स हैं, वो चाहेंगे अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए बनाओ, और वो कंफर्टेबिलिटी उनकी तभी आ जाएगी जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ टाइप करेंगे
और कन्फ्रंटेशन से उनको ये लगेगा और ये शायद हो सकता है कि उनको दिक्कतें आ जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि वो दिक्कतें प्रेफर करेगा, और चूंकि इमीडिएटली कांग्रेस के पास उनको वो अल्टरनेट वायबिलिटी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी अभी हुकूमत बनी है ना, उनकी इतनी एनडीए ब्लॉक की भी अभी इतनी सारी पोजीशन नहीं कि वो सारा चेंज करके रखेंगे, ऐसा भी नहीं लग रहा है। तो और स्टेट हुड को करने के लिए भी उनके लिए मुश्किलात आ जाएंगे जब तक एनडीए का साथ नहीं, जिसका बीजेपी का साथ ना हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रेफर करेंगे बीजेपी के साथ ही ये करना, क्या नाम है इसका, अलायंस करना, जो मेरा मानना है। अलबत्ता उनके पास ऑप्शन ये भी है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ जिसमें ये सारे आ रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के लेवल पर भी, उनके साथ भी उनको गवर्नमेंट बनाने का, हुकूमत बनाने का ऑप्शन है। लेकिन मेरा मानना है कि वो प्रेफर करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेफर करेगा बीजेपी के साथ हुकूमत करना बनाना, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, कई और भी सियासी पंडित ऐसे हैं जिनसे बातचीत में ये साफ तौर पे निकल के आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो बीजेपी के साथ जाकर के हुकूमत बना सकते हैं। खैर ये कोई बैर की नहीं है, क्योंकि सियासत में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो सिंगल डिजिट वाली पार्टियां हैं, या फिर न्यू पार्टी है, या फिर आज़ाद उम्मीदवार है, इसमें तो बहुत बड़ी तादाद में हम देख पा रहे हैं। वादी में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, जम्मू में भी है। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि इन लोगों का क्या इस मर्तबा असर होगा, और क्या ये बड़े पैमाने पर सीट कहीं न कहीं हराने में या जीतने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि हम लोकसभा में देख रहे थे इस तरह की, लद्दाख में भी देखने को मिला था और जम्मू में भी, कश्मीर में भी। जो हम अभी सिचुएशन देख रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंस है, एक्सेप्टिंग इंजीनियर रशीद जी, शायद कुछ मिनिमम सीट्स लेने में कामयाब हो भी सकता है। लेकिन जहां तक बाकी, आप मेरे को सुनता रहे हो? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ, जहां तक इंजीनियर रशीद का ताल्लुक है, उसका ये माना जा सकता है कि कुछ सीटें, कम से कम मिनिमम सीटें वो लेने में कामयाब हो सकता है। लेकिन और हाँ, बेशक की वोट ले लेगा वो, जो भी उसका असेंबली सेगमेंट है जहाँ भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है। अगर ज्यादा सीटें वो ना ले जो कुछ मैटर करेगा, लेकिन उनका वोट रहेगा हर एक सेगमेंट में, वो वोट ले लेंगे, दैट इज पक्का। तो लेकिन ये वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत ज्यादा सीटें ले सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो 2 या 3 के अलावा भी जो सिचुएशन दिख रही है तो उसे हासिल करेगा, और उसे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। जहां तक बाकी इंडिपेंडेंस का ताल्लुक है, अगर कहीं एक आध ले भी गया, बड़ी मुश्किल सी बात है, लेकिन अगर ले भी गया कोई एक आध सीट कहीं पर, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा ना। उसको गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उसकी कोई कमी महसूस हो जाएगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए ब्लॉक के, इंडिया ब्लॉक के साथ आराम से, आसानी से, कंफर्टेबली गवर्नमेंट बना सकता है। या अगर उन्होंने ये प्रेफर किया कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे, तो उस लिहाज से भी, उस सूरत में भी वो बड़े कंफर्टेबली गवर्नमेंट बनाएंगे। तो लिहाजा उनको इस चीज की मजबूरी नहीं होगी, ना जरूरत पड़ेगी कि इंडिपेंडेंस के उनके साथ अलायंस करने की जरूरत है या उनको साथ मिलाने की जरूरत है। वो मजबूरी कोई नहीं रहेगी। अलबत्ता कोई इंडिपेंडेंट ज्वाइन करना चाहेगा, दैट मे बी देयर, दे मे टेक हिम ऑन बोर्ड, बट देयर इज नो कंपल्शन एज इट लुक्स। हम देख रहे हैं ऐसी कोई मजबूरी नहीं आएगी कि जहां इंडिपेंडेंस के बगैर, क्योंकि उनका भी काफी कम रहेगा विनिंग, आई मीन अगर जीत भी गया कोई, बहुत कम रहेगा, तो उसे कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन में ज्यादा कोई मजबूरी या जरूरत नहीं पड़ेगी, महसूस नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल जाहिर है कि मैं जम्मू के मुस्लिम बहुल इलाकों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बता देते हैं। उन्होंने कहा कि 30 की बहाली का वादा करने वाले के पहले पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत हासिल करनी होगी। गांधरबल में आज डीपीए भी उम्मीदवार जिन कैसर की हमायत में रैली के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए ही 370 को दोबारा बहाल किया जा सकता है। तशरीरी मुहिम के दौरान लीडरान की एक दूसरे के खिलाफ तल्ख बयानी के हवाले से आज़ाद ने कहा कि सियासी हरीफों पर बोलते हुए अखलाक और शराफत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि इस तरह से किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि इंसान अपनी जुबान गंदी कर ले। वाज़ेह है कि ख़राब सेहत की वजह से गुलाम नबी आज़ाद पहले मरहले में
चुनाव प्रचार नहीं कर पाए थे। इसी वजह से पार्टी के कई उम्मीदवारों ने अपना नाम भी वापस ले लिया था, लेकिन दूसरे मरहले में उनके चुनाव प्रचार में शामिल होने से DPAP कारकुनान के हौसले काफी बुलंद है। गांधरबल में आज पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में किए गए मेगा रोड शो में खुद इस रोड शो के अंदर गुलाम नबी आजाद शामिल हुए थे। नागबल में तौहीद चौक तक निकाले गए रोड शो में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। 370 स्टेट हुड और काउंसिल सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है। वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, वो किसी और की हो, वो सिर्फ पार्लियामेंट की हदूद में है। सो स्टेट हुड पार्लियामेंट, स्टेट 370 पार्लियामेंट, MLC पार्लियामेंट। ये नहीं कि आज मोदी है, कोई भी होगा जिसका 2/3 अक्सरियत होगा। अब कब 2/3 अक्सरियत होगी, अल्लाह करे कि अगले कुछ 10-20 सालों में हो। स्टैंड किसी भी हार्ड स्टैंड के खिलाफ हो। पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी बात कहने का फ्रीडम होना चाहिए, बोलने का हक होना चाहिए। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है स्टेट क्या कर सकती, सेंटर क्या कर सकती, लेकिन इन बातों से, तल्ख बातों से कुछ नहीं निकलता। कोई स्टेट का लीडर दे या सेंटर का लीडर। हमारी जबान साफ सुथरी होनी चाहिए और सेकुलर जबान होनी चाहिए। खैर ये बात कहीं न कहीं सच भी है कि पार्लियामेंट के थ्रू ही इसे वापस लाया जा सकता है। इस वजह से आवाम को बहकाने का फिलहाल कोई फायदा नहीं। जब ये जंग शुरू होगी तो देखा जाएगा। अहमद रियाज साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। मैं इससे पहले कि जम्मू के मुस्लिम बहुल इलाकों की तरफ जाऊं, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि DPAP ने दोबारा कमबैक करने की कोशिश की है। क्या कुछ देख पा रहे हैं उनके हवाले से आप? नहीं, जहाँ तक आजाद साहब का जाती लीडरशिप का ताल्लुक है और उनकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसमें एक चीज जो दिक्कतें आई वो ये है कि उनके साथ कोई ऐसे कोई प्रोमिनेंट लीडर्स नहीं ज्वाइन कर सके जिनकी अपनी साख्त हो, अच्छी साख्त हो और उनकी छवि अच्छी हो। ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसकी वजह से शायद वो जमीन पर, ग्राउंड पर उतरने में नाकाम हो गए प्रॉपर तरीके से। अलबत्ता ये है कि ग्राउंड सपोर्ट उनका है, लेकिन वो बीच में जो लीडरशिप है, सेकंड लेवल लीडरशिप जो है, तो वो नहीं कर पाई काम, दैट कुड नॉट टेक ऑफ। तो वो शायद एक वजह बन गया। अदरवाइज देयर इज हार्डली एनीवन कि जहां आजाद साहब के परफॉर्मेंस के बारे में या उसके कामकाज के बारे में, उसकी ईमानदारी के बारे में कोई निगत सवाल खड़ा कर सकता है। अब यहाँ दिक्कत क्या रही है, यहाँ चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ा कार्डर बेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है और वो किसी भी नए आने वाले को के खिलाफ कोई भी शोशा डाल के, कोई भी उसके साथ टैग करके उसको सफाया कर सकती हैं। अभी तक जो दिखने में आया, जैसे उन्होंने आजाद साहब को टैग किया कि भाई ये बीजेपी का प्रॉक्सी है, या ऐसे अल्ताफ बुखारी साहब के लिए भी किया, हालांकि उसमें कुछ उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया अल्ताफ साहब ने, वो एक और सिद्धार्थ साहब के पास ऐसा। तो वो चीजें यहाँ काफी मैटर कर गई इनके खिलाफ। अब आजाद साहब के लिए इतना ज्यादा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उनका लीडरशिप का, मिडिल लेवल लीडरशिप का, सेकंड लेवल लीडरशिप का कुछ तो रहा। बाकी जहां तक उनका ये कहने का ताल्लुक है कि भाई 370 को वापस करने के लिए 2 ही सूरतें हैं, उन्होंने सही कहा। एक सूरत तो पार्लियामेंट की बताई और उसके लिए भी मेजॉरिटी होने की जरूरत है। और मेजॉरिटी के साथ मैं ऐड करूंगा द विल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच विल बी इन द मेजॉरिटी, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी क्या वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में होगी, क्या वो इसको रेस्टोर करने के लिए तैयार है, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड सेकंड ऑप्शन इज कि इसको सुप्रीम कोर्ट के थ्रू किया जा सकता है, मे बी दे गो फॉर ए रिवीजन। जैसे इससे पहले भी 370 को लेकर कुछ जजमेंट्स आई है। एक जजमेंट ये आई है, बड़ी अहम जजमेंट आई है, संपर्क प्रकाश वर्सेस स्टेट, जिसमें उन्होंने 370 के लिए जजमेंट करी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को देख भी सकता है, रिव्यू भी कर सकता है, तो वो एक और ऑप्शन है। तो जहां तक उन्होंने अखलाक की बात करी, दैट्स ट्रू। ये लीडरशिप का मामला है, स्टेट को रिप्रेजेंट करने का मामला है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन का मामला है, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो बाइखलाक होना चाहिए। कोई नाशास्तगी इस्तेमाल ना हो जैसे हो रहा है इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान। ऐसा बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि उसे परहेज करना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल लीडर को। हाँ वेल, अपना एजेंडा बताए, अपना पिछले कोई काम किया हो वो बताए,
आगे क्या करने जा रहा है वो बताए लोगों को, लेकिन किसी के खिलाफ गाली गलौज या गलत जबानी, we appreciate his concern about it, and is really required कि ऐसी कोई बात ना हो जिसे तफर का हो आपस में। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही चलानी है कि और वो भी जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, इश्यूज बड़े कॉमन है और सबके लिए एक ही है। अगर आप पीडीपी को ले लोगे, ऑलमोस्ट मेजर इश्यूज तो वही है, सड़क, पानी, बिजली के अलावा जो इस वक्त जम्मू कश्मीर जिन इश्यू से दो चार है तो वो हर एक के पास कॉमन है। जैसे 35A के तहत जम्मू कश्मीर के जॉब राइट्स को विड्रॉ किया गया, नौकरी के लिहाज से इनको जमीन के लिहाज से जो हुकूक है वो विड्रॉ किए, जो 1927 से महाराजा हरी सिंह के टाइम से